हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्राइम पिलर्स एकेडमी। जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि हम यूपीपीसीएस के पीवाईक्यूज़ को एनालाइज करेंगे, आज उसी डायरेक्शन में हम हमारे 2025 के पेपर को आगे एनालाइज करने जा रहे हैं। हम 20 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 21 से। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 21 है ना, ये ज्योग्राफी का है, हिमालयन माउंटेन से रिलेटेड है। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। अब असर्शन क्या बोल रहा है, इन द हिमालयन माउंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड, कि जो हमारा हिमालयस माउंटेन्स है वहाँ पे अलग अलग वेजिटेशन देखने को मिलती है। रीज़न कह रहा है कि हिमालयाज़ में जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट जैसे जैसे बढ़ती है वैसे ही क्लाइमेट में चेंज आता है। ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया था, असर्शन और रीज़न को अगर चेक करना है तो इसके बीच में बिकॉज लगा दीजिए। अगर ये इसका एक्सप्लेन कर रहा है, इट मीन्स ये क्या है, सही है। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, जैसा ऑलरेडी हम बेसिक जानते हैं कि ये ग्राउंड है, हमारा सरफेस है। जैसे जैसे हम ऊपर हाइट पर जाएंगे तो क्या होता है, हाइट के बढ़ते ही हमारा टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। जैसे पहाड़ों पे क्या होता है, मौसम ठंडा होता है। नीचे प्लेन्स वाले रीजन में क्या होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये वही चीज़ है कि जो हमारे हिमालयाज़ हैं, ऊपर जैसे ही हम जाते जा रहे हैं टेम्परेचर क्या हो रहा है, मतलब क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो वेजिटेशन है, जो हमारे फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, वो भी क्या हो रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। तो यस, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, असर्शन क्यों सही है, रीज़न क्यों सही है, दोनों क्यों सही है। ठीक है, ये हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि नीचे हमारे ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इसके ऊपर अगर हम इतनी रेंज में जाएंगे तो सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट हैं, फिर टेम्परेट शुरू होगा, फिर एल्पाइन, देन परमानेंट स्नो एंड आइस। ठीक है, एडिशनल फैक्ट्स में हम आते हैं तो हमें पता है वही कि जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे टेम्परेचर कम होता है, इसे बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। ये कितना होता है, मतलब आप 1000 मीटर ऊपर हाइट पे जाओगे ना तो कितना टेम्परेचर आपको कम होता हुआ दिखता है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कहाँ पे, ट्रोपोस्फेयर में। ये हमारा बेसिक पार्ट है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, है ना। तो जब हम बेसिक पार्ट पढ़ेंगे तब इसको आगे और अच्छे से डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे एग्जाम टिप ये है कि जो एल्टीट्यूड जोनेशन होते हैं ना, इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आते रहते हैं, तो हमें इसको क्लियर रखना पड़ेगा अपने एग्ज़ाम्स के लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। ये एनवायरनमेंट का है। ये क्या बोल रहा है, कैरिंग कैपेसिटी की बात कर रहा है। अब कैरिंग कैपेसिटी हमारी क्या होती है, पहले हमें वो क्लियर होना चाहिए। अगर हमें बेसिक चीज़ क्लियर है ना तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है, द रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन मतलब जो छीन रहे हैं हम, जो यूज़ कर रहे हैं, वो ज़्यादा होनी चाहिए अबव द रेट ऑफ रिसोर्स जनरेशन। मतलब एक्सट्रैक्ट मैं ज़्यादा ले रही हूँ, जितना मैं क्या कर रही हूँ, जनरेट कर रही हूँ उससे। तो क्या मतलब जो कैरिंग कैपेसिटी है, मतलब नॉर्मली सोचो कि कैरिंग कैपेसिटी मीन्स एनवायरनमेंट कितना कैरी कर सकता है चीज़ों को, कितनी चीज़ बैलेंस में है, स्टेबल में है, उसके बारे में बात कर रहा है। अगर आप ले ज़्यादा रहे हो, जनरेट कम कर रहे हो, तो क्या कभी भी ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड आते हैं, जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड रिमेन विद इन द एब्जॉर्प्शन एसिमुलेटिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। मतलब हम जितना वेस्ट जनरेट कर रहे हैं ना, वो लिमिट में रहना चाहिए हमारी एब्जॉर्प्शन या एसिमुलेटिव कैपेसिटी के, जो एनवायरनमेंट की है उसके। तो यस, ये वाली चीज़ तो सही है ना, कि मतलब अगर हम कैरिंग कैपेसिटी से कम रखते हैं, ठीक है, जो वेस्ट जनरेशन है, तो तब तो सही है। बट अगर ज़्यादा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अनसस्टेनेबल हो जाएगा। इसलिए स्टेटमेंट 1 हमारा इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब हम डिटेल में देख लेते हैं इसका थोड़ा और कि कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है। तो कैरिंग कैपेसिटी होती है वो मैक्सिमम पॉपुलेशन या रिसोर्स का लेवल जो हमारा एनवायरनमेंट क्या करेगा, इनडेफिनेटली सस्टेन करवा सकता है। कैसे, लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन के टाइम पे। ठीक है, अब ये जो कैरिंग कैपेसिटी है, इसके दो प्रिंसिपल होते हैं, वही कि जो रिसोर्स यूज़ और रीजनरेशन रेट, मतलब चीज़ों को हमें क्या करना है, रीजनरेट ज़्यादा करना है रादर देन एक्सट्रैक्शन। ठीक है, इसको यूज़ की जगह हम क्या करें, उसको क्रिएट करें। जो वेस्ट जनरेशन है वो उसकी एसिमुलेटिव कैपेसिटी के
बैलेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वेस्ट ज़्यादा जनरेट करें और हम एसिमुलेटिव कैपेसिटी क्या कर दें, कम कर दें। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब कैरिंग कैपेसिटी वर्ड्स हमारे किससे रिलेटेड हैं ये याद रखना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हो गया, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हो गया, प्लानिटरी बाउंड्रीज हो गई। तो ये हमारे बेसिक टर्म्स हैं एनवायरनमेंट के जो हमें पता होने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 23, ये भी ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ट्राइब्स और रीजन के बेसिस पर है। ये भी इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखने हैं। यहाँ पे पूछा है नॉट करेक्ट। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें ना, तो हमेशा इनको मतलब हाईलाइट कर लें या सर्कल कर लें या अंडरलाइन कर लें कि करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है। अब बुशमैन हुआ, ठीक है, एस्किमो, पिग्मी, मसई, इसमें से बुशमैन और हमारी मसई ये कई बार PYQs में आपको रिपीट होती हुई दिख जाएगी। ठीक है, तो अब इसके लिए हम आंसर अभी देख लेते हैं जो आपको डायरेक्ट याद ही करना है। जब आप काफ़ी सारे PYQs लगा लेंगे तो आपको खुद ही ये याद हो जाएंगे। ठीक है, आते हैं एक्सप्लेनेशन पे। तो जो बुशमैन है ये कालाहारी डेजर्ट से बिलोंग करते हैं। तो पेयर फर्स्ट हमारा क्या है, करेक्टली इमेज्ड है। ठीक है, कालाहारी डेजर्ट तो हमारे कौन कौन से रीजन हो गए, बोस्टवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका। एस्किमोस की बात करते हैं तो ये आर्कटिक रीजन से रिलेट करते हैं। आर्कटिक रीजन मतलब जो नदर्न कनाडा का पार्ट हो गया, ग्रीनलैंड, अलास्का, अलास्का मीन्स USA वाला पार्ट। पिग्मीज़ ये हमारे कॉन्गो बेसिन से रिलेट करते हैं, सेंट्रल अफ्रीका से, इसलिए पेयर थर्ड भी हमारा करेक्ट था। एंड लास्ट मसई, ठीक है, ये सेमी नोमेडिक पेस्टोरलिस्ट हैं। ये सवाना से रिलेट करते हैं जो कि हमारे कहाँ के हैं, ईस्ट अफ्रीका के, वेस्ट के नहीं है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसलिए जो हमारा पेयर फोर्थ है वो क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, ये ट्राइब्स के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है तो इसको तो हमें याद करना ही पड़ेगा, तो आप इसको सीधा रट लीजिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, ये हमारे किससे रिलेटेड है, पॉलिटी से। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, कौन सा पार्ट है, कौन सा किस सब्जेक्ट से रिलेट करता है और क्या है, ये नॉट करेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्टली इमेज्ड। तो पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्ट 6 द स्टेट्स, पार्ट 11 द म्यूनिसिपैलिटीज़। ठीक है, तो अब इसमें से पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है। ये हमारे पॉलिटी के बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कि कौन सा पार्ट किससे रिलेटेड है। ठीक है, मतलब हमारे शेड्यूल कौन कौन से हैं, तो ये आर्टिकल्स थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ अपन को पता होनी चाहिए। तो ये हमारा इजी क्वेश्चन है, तो आप याद रखिएगा। जो पार्ट 4A है ये फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेट करता है जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। इसको हमने इंसर्ट किया है किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। कौन सा था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 का। ये किसकी रिकमेंडेशन पे आया था, सोरेन सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे। तो ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसका मतलब पेयर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। पेयर सेकंड की बात करते हैं, पार्ट 6 आर्टिकल्स ये वाले इंक्लूड होते हैं। ये वाले मतलब 152 से 237 तक ये हमारे स्टेट से ही डील करते हैं। स्टेट्स का मतलब गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इन सब से डील करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्ट 3 की। ठीक है, पेयर थर्ड की। ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि जो हमारा पार्ट 11 है ना, ये डील करता है जो यूनियन और स्टेट्स के बीच रिलेशन है। ठीक है, पर्टिकुलरली कौन से, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में। जो म्यूनिसिपैलिटीज़ है वो हमारा पार्ट 9 में कवर्ड है, पार्ट 9A में। और ये हमारे कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया था, 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। तो ये हमारी बेसिक चीज़ें हैं जिसको आपको याद होना चाहिए। याद नहीं है तो अब याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एडिशनल फैक्ट्स देख लेते हैं। जो पार्ट 9 है वो पंचायत से डील करता है, ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट से आया था। पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटी से डील करता है, ये आया था 74th अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, ये हमारे किससे रिलेट करता है, रिवॉल्ट से, और इनको हमें अरेंज करना है। मीन्स फिर से क्रोनोलॉजी आ गई। इट मीन्स जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहाँ पे हमारा क्रोनोलॉजी का गेम ज़्यादा है। अभी तक हमने इस वाले पेपर में ये देखा। ठीक है, तो हम सीधे सीधे इन रिवॉल्ट्स पे आ जाते हैं। अगर आपको रिवॉल्ट्स के बारे में पता होगा तो आप उनको अरेंज आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, सन्यासी रिवेलियन। ठीक है, ये हमारा 1763 से 1800 के बीच में हुआ, मीन्स 18th सेंचुरी हम बोल सकते हैं। ठीक है, मोटा मोटा। अब यहाँ पे क्या हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, बंगाल में। ठीक है, कब हुआ, जो ग्रेट बंगाल फैमिन आई थी ना, उसके बाद में हुआ था ये। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कौन लेड कर रहा था इसको। ठीक है, तो इट वाज लेड बाय
हिंदू सन्यासीज एंड मुस्लिम फ़कीर्स, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या भी बोला जाता है, सन्यासी फ़कीर रिबेलियन भी इसको बोला जाता है। तो सन्यासी रिबेलियन याद रखिएगा, सन्यासी फ़कीर रिबेलियन, क्योंकि हिंदू सन्यासीज और मुस्लिम फ़कीर्स आपस में साथ में ये रिबेल को लेड कर रहे थे, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, बंगाल में हुआ था। कब हुआ था, ग्रेट बंगाल फेमिन जब आई थी उसके बाद में हुआ था, ठीक है। फिर आता है इंडिगो रिवॉल्ट, ठीक है। तो इंडिगो रिवॉल्ट के बारे में नॉर्मली हमने सुना होता है, ठीक है। 1857 के बाद हुआ था, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। 1859-1860 के बीच में हुआ था, ठीक है। ये भी हमारा कहाँ पे था, बंगाल में। जो फार्मर्स थे ना, उनसे क्या करवा रहे थे, फोर्स्ड कल्टीवेशन करवा रहे थे, और वो भी कैसे, एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस थी, तो उसके अगेंस्ट में हुआ था। तब एक इंडिगो कमीशन भी आया था इसको देखने के लिए, ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये हमारे बेसिक फैक्ट्स इसमें याद रखिएगा, ठीक है। मीन्स सबसे पहले सन्यासी हो गया, फिर क्या हो गया, इंडिगो हो गया, अब आ जाएगा कूका मूवमेंट, ठीक है। ये हमारा हुआ है 1872 के बीच में, ठीक है। जो कूका मूवमेंट है इसको किसने इनिशिएट किया था, गुरु राम सिंह ने, ठीक है, जो बिलोंग करते थे नामधारी मीन्स कूका सेक्ट से, कहाँ पे, पंजाब में, ठीक है। क्या एडवोकेट कर रहे थे, वही स्वदेशी, बॉयकॉट, सोशल रिफॉर्म्स, इन सारी चीज़ों के बारे में ये बात हो रही थी यहाँ पे। फिर आता है पबना एग्रेरियन लीग्स, ठीक है। ये हमारा, इसके भी बात था 1873 और 1876 के बीच में हुआ था। ये किसका था, टेनेंट फार्मर्स का था। कहाँ पर हुआ था, बंगाल में। किसके अगेंस्ट में था, इलीगल रेंट एनहांसमेंट, ठीक है। रेंट एनहांसमेंट बहुत ज़्यादा कर दे रहे थे ये ज़मींदार, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट में जो टेनेंट फार्मर्स थे उन्होंने किया था, कहाँ पर, बंगाल में, ठीक है। तो ये भी क्या था, पीसफुल मतलब मूवमेंट चला था, और इसकी वजह से क्या नेक्स्ट हुआ था, बंगाल टेनेंसी एक्ट ऑफ 1885, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये जो रिवॉल्ट्स है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, SIK, ठीक है, सिख, फिर हमारा P, ठीक है, SIKP, ठीक है, सन्यासी, इंडिगो, कूका, और हमारा कौन सा, पबना रिवॉल्ट, ठीक है, सॉरी, पबना एग्रेरियन लीग्स, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट पर, एग्जाम टिप को देख लेते हैं, ठीक है। ये कुछ जो क्रोनोलॉजी है इसको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले सन्यासी, फिर संथाल, फिर तो हमने देखा था इंडिगो, फिर पबना, फिर डेक्कन, फिर मुंडा उलगुलन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा, जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो याद हो जाता है, बट कंफ्यूज नहीं होना है अपन को एग्ज़ाम टाइम में, तो इसलिए इन पॉइंट्स को अभी के भी नोट करते हुए चलिए और याद रखिएगा, ठीक है। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। फिर से क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन आ गया कि जो हमारे वॉर्स हुए थे, ठीक है, एंग्लो मैसो वॉर, ठीक है, एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो अफगान वॉर, इन सब के क्रोनोलॉजी के बारे में पूछा है, ठीक है। तो ये आपको फिर से पता होना चाहिए, हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी सही से, तो आपको ये क्रोनोलॉजी याद होगी कि अच्छा क्या सीन चल रहा है तब बने। बट अभी के लिए हम क्या करते हैं, मोटा मोटा ऊपर से देख लेते हैं, डिटेल में हम बाद में फेज़ 2 में देखेंगे। तो जो क्रोनोलॉजी का सीक्वेंस था वो क्या हुआ था, सबसे पहले सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर हुआ था, कहाँ पे, साउथ इंडिया में हुआ था। टाइम पीरियड याद रखिएगा, अप्रॉक्स 1750s करके याद रख सकते हैं आप, ठीक है। किस किस के बीच में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी के बीच में हुआ था, ठीक है। जो फर्स्ट एंग्लो मैसो वॉर था ये कब हुआ था, 1767 और 1769 के बीच में, ठीक है। ये किस किस के बीच में था, मैसूर मतलब हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ये एंड हुआ था किस ट्रीटी से, ट्रीटी ऑफ मद्रास से, कब, 1769 में। उसके बाद हमारा शुरू हुआ एंग्लो अफगान वॉर, ये शुरू हुआ 1839 में और कब तक चला, 1842 में। ये किस किस के बीच में हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में और अफगान के बीच में। नाम से ही क्लियर है, एंग्लो अफगान वॉर है तो, ठीक है। फिर आता है हमारा फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, ठीक है। ये हमारा इसके भी बाद हुआ था, ठीक है, अफगान के बाद 1845-1846 के बीच में। किस किस के बीच में होगा, एंग्लो सिख है ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, हमारी ब्रिटिश वाली, और सिख एम्पायर के बीच में, ठीक है। कब हुआ था, जब महाराजा रणजीत सिंह की क्या हुई थी, डेथ हो गई थी, उसके बाद शुरू हुआ था, ठीक है। तो अभी के लिए आप कैसे याद रखोगे कि पहले क्या कर रहे थे, आपस में लड़ेंगे, जितने भी ये विदेशी लड़ रहे थे ना आके कॉलोनी बनाने के लिए, सबसे पहले तो एंग्लो फ्रेंच वॉर करवा दो, ठीक है। फिर क्या होगा, जो बड़ी बड़ी पावर जो उनको दिख रहा था ना, नीचे से आए थे, जैसे आपको पता है ये वाले रीज़न से, है ना, कि पहले यहाँ से लड़ते हुए, नीचे से लड़ते हुए फिर ऊपर जाएंगे ना ये, तो इन्होंने क्या किया, मैसूर वॉर किया। उसके बाद ये कहाँ आएंगे, अफगान में आएंगे, ठीक है। फिर इन्होंने कहाँ पे किया, सिख पे वॉर किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है।
फिर एडिशनल फैक्ट्स पे हम आ जाते हैं। ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई जब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई जब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ। ठीक है, ये थोड़े से पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। ये एग्जाम टिप दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, कि सबसे पहले कार्नेटिक वॉर्स हुई हैं, फिर मैसूर वॉर्स हुई हैं, फिर अफगान और फिर सिख वॉर्स हुई हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, जो गोबी डेजर्ट है हमारा वो कहाँ कहाँ मतलब किस किस कंट्रीज़ में लाई करता है। ठीक है, सीधा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता है तो आप बता देंगे, अदरवाइज़ कंफ्यूज होते रहेंगे कि कहाँ है या कहाँ नहीं है। ठीक है, तो सीधा सीधा याद रखिएगा, मंगोल और चाइना को क्या करता है, ये इंक्लूड करता है हमारा गोबी डेजर्ट। ये रशिया और कजाकिस्तान में नहीं जाता है, तो इनको हटा दीजिएगा। फर्स्ट एंड सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो गोबी डेजर्ट है वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट्स है ये वर्ल्ड का। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर हम एग्जाम टिप के बारे में हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जो गोबी डेजर्ट है ये हमारा कहाँ कहाँ पर है, मंगोलिया एंड चाइना में। टकला मकान हमारा कहाँ पर है, चाइना। कराकुम तुर्कमेनिस्तान। किजिलकुम उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। ये थोड़े से ऐसे डेजर्ट्स हैं जो न्यूज़ में भी आ जाते हैं और एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोगैस। बायोगैस के कौन से मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, तो ये कुछ गैसेस दे दिए हमें, जैसे मीथेन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये पूछ रहे हैं कि जो बायोगैस की अगर हम बात करेंगे तो उसमें मेनली हमें कौन सी गैसेस देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब आजकल ना ये जो गैसेस है ना जिनसे पॉल्यूशन कम रिलीज़ होता है, इस पर फोकस ज़्यादा होता है, तो पूछ लेते हैं ये, है ना, कि हमें बायोगैस बता दो या मतलब किस में कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ पे फोकस रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बायोगैस की। ठीक है, ये पहली चीज़ प्रोड्यूस कैसे होती है, अनेरोबिक रेस्पिरेशन से। अनेरोबिक मतलब ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो एरोबिक मतलब डिकम्पोजिशन बोलेंगे, बट वहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस होनी चाहिए, ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसे बोलते हैं अनेरोबिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, जैसे हमारा काउडंग हो गया, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज़ हो गया या किचन वेस्ट हो गया, उसको कहेंगे। ठीक है, इसके जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो हमारे बायोगैस में क्या है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन का वैसे सिंबल होता है CH4। ठीक है, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़े से हम एडिशनल फैक्ट्स देख लेते हैं कि हमें ये सारी जो गैसेस हैं ये भी देखने को मिलती हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, अब जो एग्जाम टिप है जो आपको याद रखनी है, बायोगैस में हमें क्या देखने को मिला, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। सेम LPG के बारे में भी पूछ लेते हैं, तो LPG में याद रखिएगा प्रोपेन और ब्यूटेन। CNG में मीथेन। ठीक है, तो ये हमें गैसेस हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स मिलते हैं, ये हमें याद रखना पड़ेगा। फिर ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 29 है, ये करंट रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमें क्या पूछ रहा है कि ये एक हमारा इनिशिएटिव है। ठीक है, ये किस मिनिस्ट्री ने लिया है। इट मीन्स अब जो भी हम करेंट्स के कोई भी स्कीम के बारे में पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको लॉन्च कर रही है या ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम इस वाले क्वेश्चन को तो नहीं देखेंगे एडिशनली। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अब क्या है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी के जो कॉन्क्वेस्ट थे ना, इसको हमें क्रोनोलॉजी में लगाना है। अब आप एक बात देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 30 तक आ गए हैं। अभी तक हमने क्या देखा, इतने सारे क्वेश्चंस में मॉडर्न हिस्ट्री में मोस्टली क्या है, क्रोनोलॉजी वाले ही क्वेश्चन है। एंड मोस्टली क्या अब तक जितने किए सारे ही क्रोनोलॉजी वाले हैं। तो जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें तो आपके दिमाग में क्या क्लियर होना चाहिए कि डेट्स या रिस्पेक्टिव वहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या चल रहा है। क्रोनोलॉजी के बिना हमारी हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, मतलब आपको पता है बट आप उसको अरेंज नहीं कर पा रहे हो तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये हमारी इसकी जो मेजर कॉन्क्वेस्ट है वो दे दी गई हैं चारों। ठीक है, अब बोला है कि इसको अरेंज करो। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल कॉन्क्वेस्ट हम देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हुआ था जैसलमेर का। ठीक है, 1299 मीन्स वही 1300 से पहले, ऐसे थोड़ा याद रख सकते हैं। अब अगर हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं कि कौन लीड कर रहा था इसको। ठीक है, क्या रहा था, तो ये याद रखिएगा, इसको लीड कौन कर रहे थे, उलुग खान और नुसरत खान। ठीक है, कैंपेन ने सबड्यूड क्या किया था, भाटी राजपूत किंगडम को,
और खलजी का कंट्रोल क्या कर दिया था, जो हमारा जो राजस्थान साइड था ना, वेस्टर्न साइड का, वहाँ पे उनकी पावर को और बढ़ा दिया था। ठीक है, तो जैसलमेर का मतलब किसके टाइम का था, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का था। किसने लीड किया था, उलुग खान ने और नुसरत खान ने। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर रणथंभौर के कॉन्क्वेस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे रणथंभौर में जो अलाउद्दीन खिलजी थे ये खुद कैंपेन के लिए गए थे। ठीक है, पर्सनली किसको हराया था उन्होंने, हमीर देव चौहान को हराया था। तो रणथंभौर, ठीक है, एम से एम आप थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो, रणथंभौर है ना, तो हमीर देव चौहान, तो ये यहाँ पे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर आया चित्तौड़ का। चित्तौड़ का आपने पद्मावत मूवी भी देखी है ना, तो थोड़ा सा आपने वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चित्तौड़ में क्या हुआ था, इन्होंने चित्तौड़ फोर्ट को क्या किया था, कैप्चर कर लिया था। किसको हराया था, राणा रतन सिंह को हराया था। और वही पद्मावती से इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा एसोसिएट करते हैं, जबकि अभी ये हिस्टोरिकली क्या है, डिबेटेड है। और हम अभी इस वाले पार्ट में ही जाएंगे, जस्ट हमारा जो क्वेश्चन है हम सिर्फ उस पर फोकस कर रहे हैं। फिर आता है वारंगल। ठीक है, इसको किसने लीड किया था, मलिक कफूर ने इसको लीड किया था। इसने क्या किया था, कंपेल किया था ककटिया रूलर प्रताप रुद्र सेकंड को कि आप खलजी के अंडर अपने आप को ले आए, मतलब उनकी सुजरेनिटी को एक्सेप्ट करें और ट्रिब्यूट को पे करें। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़ एंड वारंगल। ठीक है, JRCW, मतलब नॉर्मली याद रखिए। सबसे पहले वो कहाँ गए, जैसलमेर में गए, फिर रणथंभौर में गए, फिर पर्सनली गए चित्तौड़ में। एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड दीजिएगा, ये थोड़ा सा हट गया है। ठीक है, हम क्वेश्चन 29 पर चल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 30 पर। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है, ये जो हमारे अलाउद्दीन खिलजी के जो कॉन्क्वेस्ट थे, सबसे पहले कहाँ हुआ था, जैसलमेर में। ठीक है, जिसको किसने लीड किया था, उलुग खान और नुसरत खान ने। फिर रणथंभौर में, ठीक है, यहाँ पे हमीर देव चौहान को हराया था। फिर कहाँ पे गए, चित्तौड़ में, तो यहाँ पे तो पर्सनली गए थे, किसको हराया था, राजा रतन सिंह को। फिर वारंगल में गए थे, यहाँ पे किसने लीड किया था, मलिक कफूर ने इसको लीड किया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। किसको किया था, ककटिया रूलर प्रताप रुद्र सेकंड को, कि आप मतलब उनको हराया नहीं, मतलब हराया ही था, उनको क्या बोला, मारा नहीं था, उनको बोला था कि आप हमारी सुजरेनिटी को क्या करो, एक्सेप्ट करो और ट्रिब्यूट को क्या करो, पे करो। ठीक है, अब एडिशनल फैक्ट में हम देख लेते हैं क्या है, कि मलिक कफूर लेड द सक्सेसफुल एक्सपीडिशंस टू द डेक्कन इंक्लूडिंग वारंगल, द्वार समुद्र और मदुरई। ठीक है, मतलब जो ये जो गए थे ना मलिक कफूर, तो ऐसा नहीं था सिर्फ वारंगल के लिए गए थे। ठीक है, वो पूरा डेक्कन वाले रीजन तक गए थे, जो कि इंक्लूड करता है मदुरई और द्वार समुद्रम को भी। ठीक है, अब ये हमारे एग्जाम टिप है जो आपको याद रखनी है कि कौन कौन से कॉन्क्वेस्ट हो रहे थे। तो सबसे पहले याद रखिएगा गुजरात का हुआ, फिर जैसलमेर, फिर रणथंभौर, ये यहाँ से तो हमने देख लिया था, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़। ठीक है, फिर मालवा, और फिर हमारे क्या होते हैं, डेक्कन कैंपेन्स हुए थे, वही वारंगल और मदुरई वाले। ठीक है, ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस की वीडियो हम कल लेके आएंगे, एंड कल 2 वीडियोस लेके आऊँगी मैं, जिससे हमारा क्या होगा, ये वाला पार्ट जल्दी ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।